हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तनवीर मैथ्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर। वन शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड ऑफ द वीडियो, वन बाय वन। देखिए, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है और इस रियल नंबर को हम वन शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पहले आपको पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर बच्चों लोग क्या होते हैं? रियल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जो आपने अब तक पढ़ रखे हैं। मींस ये रेशनल इरेशनल दोनों को अपने अंदर कवर किया होता है। इसको आप पॉज करके इस फ्लो चार्ट को आप पढ़ सकते हैं। हम वन बाय वन इन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला नंबर क्या दे रखा है बच्चा लोग? नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि जो वन से स्टार्ट हो। मींस वन से स्टार्ट का मतलब है जो आप काउंटिंग में यूज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? नेचुरल। ये सबके कैसे होते हैं बच्चा लोग? ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है ना, ये सब पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर क्या होता है बच्चा लोग? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से चलता रहता है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसके आगे 0 लगा दी, होल बन जाता है। अब बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स उसे कहते हैं जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट किए जा सकते हैं। और ये ध्यान रखना, मीन्स ये ना तो डेसिमल में होंगे। मीन्स ये नंबर अपने आप में कैसा यूनिक नंबर होगा ये। ठीक है ना डेसिमल में होगा, ना फ्रैक्शन में होगा, ना स्क्वायर रूट में हो सकता है, ना पावर में हो सकता है। मीन्स ये यूनिक नंबर होता है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे लोग? जो नंबर लाइन पर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मैं यहां पर अगर मैंने सेंटर में 0 ले लिया, इस तरफ 1, इस तरफ 2, इस तरफ 3, इस तरफ 4, इस तरफ 5, इस तरफ 6, इस तरफ 7, इस तरफ 8, ये सब क्या है? इस तरफ लिखूंगा तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, माइनस का 6, माइनस का 7। तो ये सब नंबर क्या है बच्चा लोग? ये आपके इंटीजर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। माइनस का 7। ध्यान रखना, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सभी नंबर आपके इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे नंबर क्या है बच्चा लोग? ये पॉजिटिव में है। और इस तरफ अगर 0 को मैं देखूं, ये सब कैसे है? नेगेटिव में। तो ध्यान रखना, इस बेस पर इंटीजर्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका किया गया पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड किया गया नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब कि जो पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से सब क्या है? ये इंटीजर्स में आएंगे। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चा लोग? ये माइनस में होते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5 इस तरीके से ये माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा। और ध्यान इस बात का रखना है कि मैं आपसे कह दूं, बताइए क्या ये इंटीजर होगा? नहीं, ये इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर का मतलब होता है कि सभी नंबर अपने आप में यूनिक, ना पावर में हो, ना फ्रैक्शन में हो, ना डेसिमल में हो, और ना ही स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, क्योंकि हम कम से कम समय में इसको कवर कराना है। देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चा लोग? जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2, सॉरी 1 या खुद, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। मीन्स जैसे मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड हो सकता है। मीन्स केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 क्या लाएगा? ना 3 हो ना कम हो। एक मैं कहने का सेंस ये है कि जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 हो या फिर खुद हो। तो मैं लिख सकता हूँ 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी नंबर क्या बच्चा लोग? आपके प्राइम नंबर कहलाए जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, 1 से लेके 100 के बीच ऐसे आपके कितने नंबर? 25 प्राइम नंबर्स मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखना, प्राइम नंबर मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर, 1 या खुद। बढ़ते को प्राइम की तरफ बच्चा लोग। को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिसका HCF 1 हो। ऐसा नंबर का ग्रुप जिसका HCF कितना बच्चा लोग? 1 हो। मीन्स अगर मैं लिख दिया 2, 3, 7, तो यहाँ पर 3 नंबर्स में लिए एक साथ, तो इन सभी का HCF 1 होगा। आप निकाल सकते हैं 2 3 का, और 7 का HCF 1 होगा। सिमिलरली मैं आपसे कहूं, बताइए इसका HCF कितना होगा? इसका HCF कितना होगा? तो अगर आप इसका HCF निकालें तो इसका HCF भी 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखना, इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली मैं इस तरीके से लिख दूं 11 90, 17, इसका HCF भी बनाएगा। मैं लिख दूंगा 2, 3, इसका HCF बनाएगी। सभी नंबर्स क्या बच्चा लोग? या आपके सभी नंबर को प्राइम नंबर कैटेगरी में आते हैं। और ये हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं इस तरीके से जो मैं लिखा है।
तो ये एग्जाम्पल है सारी, आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो कोप्राइम जिसका एचसीएफ 1 होता है वो आपके कोप्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है बेटा कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है 1 को छोड़ के और खुद को छोड़ के। किसी नंबर को अगर पहचानना है कंपोजिट है या नहीं है तो 1 को छोड़ के और खुद को छोड़ के, इसके अलावा इसका थर्ड फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो वो आपका कंपोजिट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझा, मैं बताइए कि ये फैक्टर होगा, सॉरी ये कंपोजिट होगा या नहीं होगा, मैं आपसे पूछूं तो आपको बस 2 बातें चेक करना है, क्या 1 और 2 के अलावा इसका कोई थर्ड फैक्टर है? तो 1 और 2 को छोड़ के, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, इसके अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, मीन्स ये किसी और से कटता भी नहीं है। तो इस वजह से ये आपका क्या नहीं होगा, कंपोजिट नहीं हो सकता। तो कंपोजिट आपका 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा। इस तरीके से ये सारे नंबर आपके कंपोजिट होंगे। अब मैं आपको समझा सकता हूँ, 16 ले लिया तो 16 बेटा 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 16 से भी होगा, लेकिन इसको छोड़ के ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है। मीन्स इसके 1 और खुद को छोड़ के इसकी थर्ड फैक्टर भी मौजूद है। इस वजह से ये आपका कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखो रेशनल नंबर किसे कहते हैं कि वे नंबर जो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो वाला, और साथ ही साथ पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, वो सभी रेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा 1/2, देखो इसके 3 कंडीशन है। पहला तो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन क्या है, पी और क्यू आपके क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है ना तो वो रेशनल होगा। देखिए पी अपन क्यू के फॉर्म में है, पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही बात, सेकंड भी सेटिस्फाई कर गया। पी और क्यू इंटीजर है, क्या 1 इंटीजर है, बिल्कुल है, क्या 2 इंटीजर है, बिल्कुल है, तो ये आपका क्या होगा, रेशनल होगा। सिमिलरली 5/7 भी रेशनल होगा, 6/9 भी रेशनल होगा। सिमिलरली √2/3, नहीं, ध्यान रखना इस बात के लिए, ये रेशनल नहीं होगा। अब पहचानो कैसे, देखो पहले मैं पहचानो पी ओपन क्यू की फॉर्म में है, पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिखा है, क्या ये पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं? तो ध्यान रखना √2 आपका इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि इंटीजर बेटा जो भी होते हैं वो हमेशा यूनिक नंबर होते हैं, ना तो वो रूट के अंदर लिखे होते हैं, ना डेसिमल के फॉर्म में लिखे होते हैं, ना फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे होते हैं, और ना ही किसी भी पावर की फॉर्म में लिखे होते हैं। मीन्स इंटीजर होने के लिए वो नंबर अपने आप में कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये आपका रेशनल नहीं होगा। इसी तरीके से मैं अगर लिखूं 17/2 रेशनल होगा, 22/7 रेशनल होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं लिख दूं, यहाँ पर बताइए 1400/13 भी, ये भी रेशनल होगा। तो ये मैंने सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, और ध्यान रखना इस बात के लिए, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो आपका रेशनल होगा, अदरवाइज रेशनल नहीं होगा। अब जो रेशनल नहीं है वो रेशनल होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख दूं, आपका पाई एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली 1.01001 00001, ये भी क्या है आपका, इरेशनल है। √3, √7, √13, ठीक है ना, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल। और इसका मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊं, कभी भी ये नोट करके रख लेना, कभी भी आपसे इरेशनल पहचानने के लिए बोले या इरेशनल बहुत सारे नंबर्स को लिखने के लिए बोले, तो आपको क्या करना है कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर रख देना है। मीन्स प्राइम वैल्यू आप अगर स्क्वायर रूट के अंदर रख देते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, क्या कहता है। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन आपके या तो टर्मिनेटिंग होगा और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ये मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला जो आपका आ रहा है टर्मिनेटेड डेसिमल, देखिए किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं, सोचो जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर बेटा आपका 0 आ गया, मीन्स अगर डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 आया और जो क्वोशिएंट में आपको डेसिमल मिला ना वो आपका टर्मिनेटेड डेसिमल होगा। जैसे मैंने आपको 2 से 7 को डिवाइड करने के लिए बोला, तो देखिए अब इसको डिवाइड तो आप कर लेंगे, इतना टफ नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, डेसिमल दिया 0, 2 5 जा 10। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि 7/2 को मैंने लिखा 3.5 लिख सकता हूँ।
इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.5 होगा। लेकिन हम एक चीज और देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 भी हुआ है, इस वजह से ये आपका क्या होगा, टर्मिनेट डेसिमल होगा। ये पहला एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में आपको पूछूं 17/4, तो आप क्या करेंगे, फिर 4 से 17 को डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, 1 बचेगा, डेसिमल दे 0, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, डेसिमल दे चुका हूँ, 0 लगा सकता हूँ, 4 5 जा 20, और यहाँ से आपका रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि 17/4 को मैं लिख सकता हूँ 4.25। जो क्वेश्चन वाली वैल्यू होती है वाली, इसको हम लेते हैं। 17/4 को ये लिखा है, चूंकि इस पर भी रिमाइंडर 0 हुआ है, इस वजह से ये भी आपका कौन सा फॉर्म है, टर्मिनेटेड डेसिमल है। इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि 19/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्या इस पर रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो आप यस लिख के बोले, अगर नहीं हो रहा है तो नो लिख के बोले। और ध्यान रखना इस बात की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जितने भी टर्मिनेटेड डेसिमल होते हैं बच्चा लोग, ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर में आते हैं। किसमें आते हैं बच्चा लोग, रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आगे आता नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, टर्मिनेटिंग में 0 होता था, इसमें 0 नहीं हो सकता। मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए मैंने 1/3 लिखा, तो 1/3 को जैसे मैं डिवाइड करूंगा 3 से 1 के लिए, तो यहाँ से देखिए 3 पॉइंट दिया, 0 बढ़ाया, 3 3 या 9, 1 बच्चा का डेसिमल दे चुका, 0 बढ़ाया, 3 3 या 9, 1 बच्चा डेसिमल दे चुका, 0 बढ़ाया, 3 3 या 9। यहाँ पर बेटा आप ये चलता रहेगा, यहाँ रिमाइंडर 0 बार बार आता रहेगा, और ये आपका डेसिमल फॉर्म बन जाएगा 0.333, और ये आगे तक चलता रहेगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अच्छा इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ, मैं लिख दिया यहाँ पर कि बताइए 4/3 को मैं क्या लिखूंगा, तो अगर आप इसको डिवाइड करें 4 को 3 से, तो यहाँ पर 3 बन जा 3, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 0 3 3 जा 9, 1 बचेगा। क्या रिमाइंडर भी 0 नहीं हो रहा, तो मैं इसको 1.3333 लिख सकता हूँ। लेकिन मैं एक नंबर ऐसी डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1.001 00001 0 4 टाइम 0 1, और ये चलता रहेगा। तो एक तो डेसिमल एक्सपेंशन ये वाला है, और बाकी 2 डेसिमल एक्सपेंशन ये वाले हैं। इसमें आप 2 में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा ना, और ये डेसिमल आगे तक चलता जा रहा है दोनों में। इसलिए मैंने डैट डैट डैश करके लिख रखा है। यहाँ भी देखिए डैट डैश करके लिख रखा है, ये पूरा अलग है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस बेस पर नॉन टर्मिनेटिंग को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है कि अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट है ना आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका एग्जांपल मैंने ये बताया 0.333, ये चलता रहेगा। और सेकंड एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ 1.3333, ये सब क्या है, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल की का एग्जाम्पल है। मैं इसका एग्जाम्पल लिख सकता हूँ बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये आगे तक चलता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 2 बार 0 रिपीट हुआ है, फिर 3 बार, फिर 4 बार, यहाँ पर कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इस टाइप का जो पैटर्न होता है ना, कि जिसमें आफ्टर डेसिमल कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा हो, कोई डिजिट ऐसा रिपीट ही नहीं हो रहा है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इसको लिख सकता हूँ 1.001 00001 4 टाइम 0 1, और ये चलता जाएगा। ये बेटा आपका क्या है, एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग का। इसी तरीके √2 की वैल्यू अगर हम निकालें 1.414, ये चलता रहेगा आगे, और कोई भी पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं होगा। सिमिलर √3 की वैल्यू होती है 1.732, इस तरीके से ये भी आगे तक चलता जाएगा। तो ये सारे नंबर जो मैं लिख रखे हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल है। अगर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इन दोनों में कॉमन क्या है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। और ध्यान रखना कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ना, ये वाले ये सारे रेशनल होते हैं बेटा। सारे कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो होते हैं बेटा बच्चा लोग, ये सब कैसे होते हैं, ये सब के सब आपके इरेशनल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आता है आपका नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए ये क्या कहती है, बहुत लंबी एक इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। इसमें ये कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं ना, कंपोजिट अभी समझाया है मैंने, कंपोजिट नंबर जितने भी होते हैं ना, उनको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर 4 कंपोजिट है
12 कंपोजिट है, 16 भी कंपोजिट है, 32 भी कंपोजिट है। अगर ये कंपोजिट है तो हम इनको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो 2 को हम 4 को 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं और 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 32 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स आप देखा ये सारे कंपोजिट नंबर्स को आपने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है मैंने। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम। बच्चा लोग एचसीएफ क्या होता है आपने बहुत समय पहले पढ़ भी रखा होगा। ये कहते हैं ना कि किसी भी 2 या 3 नंबर का एचसीएफ जब निकाले तो पहले इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करो और उनमें उन नंबर्स को कॉमन लो जिसकी पावर मिनिमम हो। क्या मतलब, जैसे मैं लिख रखा 12 और 16 का आपको निकालना है एचसीएफ। मैं आपसे पूछूं कि 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले आपको 12 का फैक्टर करना पड़ेगा 2 इंटू 3। अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूं और 16 को लिख सकता हूं बच्चा लोग 2 की पावर 4। ठीक है ना। अब देखिए इसमें 3 तो कॉमन आने रहा तो मैं इसको तो कॉमन नहीं लूंगा क्योंकि कॉमन ही नहीं है इसमें। देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है लेकिन इसकी 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 4 है। हमने आपको बताया कॉमन में आपको वाला फैक्टर कॉमन लेना है जिसकी पावर मिनिमम होती है। आप साफ देख रहे हैं ना, इसकी 4 पावर इसकी 2 है। तो इन दोनों का एचसीएफ जैसी मैंने आपसे कहा कि एचसीएफ बताओ 12 और 16 में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों में कॉमन तो 2 है लेकिन इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है। तो पावर हमेशा मिनिमम वाली लेना है, जिसकी पावर मिनिमम वो आपको लेना है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ बेटा 4 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ जाएगा होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एलसीएम के बारे में बात करूं, देखिए इसमें मिनिमम पावर स्मॉलेस्ट पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉमन लेना है। एलसीएम में जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिख रखा है ना, मल्टीपल मतलब होता है कि जो जिसके टेबल में आ रहा है। जैसे 2 के मल्टीपल की बात करूं तो 2 के मल्टीपल क्या कर सकते, 2 हो सकता है 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, ये 2 के मल्टीपल है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए। यहाँ पर देखिए हमको एलसीएम के बारे में पढ़ना है। एलसीएम कहता है ना कि आप उन सभी कॉमन फैक्टर को कॉमन लो जिसकी मैक्सिमम पावर है। ठीक है ना, जिसकी मैक्सिमम पावर है और साथ ही साथ मैक्सिमम पावर के साथ जो कॉमन नहीं आ रहा उनको भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा, मैं इसी का एलसीएम निकाल रहा हूँ 12 और 16 का। मैंने एग्जांपल आपसे पूछा कि बताइए 12 और 16 का एग्जांपल क्या होगा, एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले 12 को आपने लिख रखा था 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 और 16 को आपने लिखा था 2 की पावर 4। अब देखिए एलसीएम क्या कहता है, इसमें उल्टा आपको एलसीएम में कहता है आपको वो कॉमन लेना है जिसकी पावर मिनिमम है। इसमें कहता है कि आपको वो कॉमन लेना है जिसकी पावर मैक्सिमम हो। ठीक है, जिसकी पावर मैक्सिमम हो और साथ ही साथ उसको भी लेना है जो कॉमन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, अगर मैं इसकी एलसीएम निकालूं, मैं आपसे कहूँ 12 और 16 का एलसीएम बता कितना आएगा। तो आपको पता है इसमें देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 तो कॉमन है लेकिन यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है। आपको वाली पावर लेना है एलसीएम के केस में जिसकी मैक्सिमम पावर होती है, मतलब 2 की पावर 4 लेना है और साथ ही साथ जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लेना है। ये लिख रखा है इन्वॉल्व इन द नंबर, उसको भी शामिल करना है जो बच्चों कॉमन नहीं आ रहा है एलसीएम वाले केस में। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 3a और 16 इंटू 3 कितना 48 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ये इसका हो गया एलसीएम। ठीक है ना, आई होप ये समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या कहती है। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्क्रीन पे है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन सभी नंबर्स को आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करना है। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है 140, तो 140 को हम ऐसे लिखेंगे और 140 को हम लेंगे एलसीएम, मींस इसको प्राइम फैक्टर्स को तोड़ने का तरीका है ये। तो 140 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 40 0, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 35 या 70 होता है, और 5 से करेंगे 5 7 35 और 5 1 5। ठीक है ना। इसके बाद 140 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं। ठीक है ना, सॉल्यूशन नंबर 1
तो इसका 140 का जो आंसर होगा वो 2 की पावर 2 मीन्स 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार आया, 2 बार आया इंटू 7, और यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन करते समय 156 दे रखा है, तो सबसे पहले 156 को आपको इस तरीके से इसका एलसीएम लेना है। देखो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर ये 13 से डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इस तरीके से 156 को हम लिख सकते हैं बच्चा लोग 2 की पावर 2, और 3 कितनी बार 1 टाइम आया है ऐसे लिखो, 13 1 टाइम आया है ऐसे लिखो, और ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। मीन्स कुछ नहीं करना है, इन सभी नंबर्स को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, आपका दे रखा है 5005 और यहाँ से 5005 को आपको इस तरीके से लिखना है और इसका एलसीएम लेना है। देखो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 0 0 1, और यहाँ पर देखो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 11 9 जा 99 और 11 बन जा 11, और ये फिर 7 से कर लो, 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21, तो ये 13 से डिवाइड हो गया। देखिए तो 5005 को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लो 5 लो, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, और हमने इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, इंपॉर्टेंट है आपका फोर्थ वाला 7429। देखिए 7429 के सबसे पहले इसका हम लेंगे एलसीएम, और ये कटेगा सबसे पहले आपका, चलोगे 17 डिवाइड होगा, 17 4 जा 68, 68 बचा, और कितने बचेगा 6 बचेगा, 17 3 जा 51, ठीक है ना, और 17 7 जा 190, ठीक है ना। अब ये कटेगा बच्चा लोग 19 से, और ये बिल्कुल 23 टाइम जाकर डिवाइड होगा, आप खुद से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ये इसका हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। इस तरीके 7429 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर है। आप इस तरीके से कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दे रखा है ना उस नंबर को आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करना है। आइए समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो सबसे पहले इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फिर आपको ये वाला जो टर्म दे रखा है ना, ये वाला जो सेंटेंस है इसको आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको 26 क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो 26 के फैक्टर आप किस तरीके से निकालेंगे, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 13 डायरेक्टली, और मैं 91 को लिख सकता हूँ 13 इंटू 7, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 इंटू 13। तो अगर मैं एचसीएफ के बारे में बात करूं बच्चा लोग, तो एचसीएफ कितना होगा इसका 26 और 91 का। मैंने अब यही बताया है कि आपको एचसीएफ कभी निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो इनके फैक्टर्स में कॉमन है ना उसके मिनिमम पावर वाला कॉमन लेना है बस। इसमें देखो ये कॉमन आ रहा 13, तो 13 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं बच्चा लोग, तो एलसीएम कितना आएगा 26 का और 91 का। तो ध्यान रखना एलसीएम निकालते समय जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है, जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लेना है। ठीक, इसके मल्टीप्लाई कर लो 13 टू 26, और 26 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 4 18, तो कितना आ जाएगा 182। ये आपका इसका मल्टीप्लाई आ गया। इस तरीके से आप करना है, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम मुझे मिल गया, एलसीएम मुझे मिल गया, तो ये कह रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले मैं एलएचएस निकालता हूँ। यहाँ पर एलएचएस में क्या दे रखा है, एलएचएस में देखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है। तो एलएचएस में आपको निकालना है एलसीएम इंटू एच, कितना आता है देखते हैं। तो एलसीएम कितना है बेटा, एलसीएम दे रखा है 182, एलसीएम दे रखा है, यहाँ पर एलसीएम दे रखा है 182 इंटू, और एचसीएफ दे रखा है बच्चे लोग 13। आपको इसके मल्टीप्लाई करना है बस।
तो 182 और 13 के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो 1300 तो ऐसे ही रहेगा ये, प्लस आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी, 3 2 या 6, 3 8 या 24 और 2 कितना आ जाएगा ये 26, कैरी 2 आ जाएगा, समझ लो ये वाला 1 8 1 और 10 1066 और 1066 को जैसे मैंने ऐड किया तो यह बेटा यहाँ बनना 6 6 3 2 2 3 6 इसके मल्टीप्लाई कितने जाएगा 2 3 6 मल्टीप्लाई आएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप करना है। अब देखिए, अब मुझे RHS निकालना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा RHS में लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इन नंबर्स का अब चेक करते हैं कि इन नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है 26 की और 91 की मल्टीप्लाई करना है। 26 और 91 की मल्टीप्लाई में जब करूंगा इस तरीके से 1 6 जा 6, 2 और 9 6 जा 54, यह आ जाएगा 56, 6 ऐसे ही कैरी 5 हो जाएगा आपका, 9 2 या 18 और 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका 23। तो इसका मल्टीप्लाई कितने बच्चा लोग इसकी आ रही है 2 3 6 तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आ रही है ना LHS की और RHS की दोनों कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं हेंस LHS जो लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई थी वो RHS के इक्वल है, हेंस LHS बराबर RHS। आपको ये प्रूफ करना है, बस ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप कुछ नहीं करना है, दो नंबर्स का आपको पहले LCM SCM निकालो, LCM SCM निकालने के बाद LHS की वैल्यू निकालो, LCM इंटू SCF की वैल्यू निकालो, उसके बाद RHS में जो दे रखा है उसकी वैल्यू निकालो, नंबर्स का प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि LHS और RHS दोनों कैसे बच्चे लोग इक्वल है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होगा, कितना है 51092। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 510 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। देखिए इसके 0 लास्ट में लिखा है तो 0 की जगह पर 2 into 5 हम लिख सकते हैं और 51 को हम लिख सकते हैं 3 into 17, तो मिलाकर हम इसको लिख सकते हैं 2 3 5 70 लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 3 5 into 70, ठीक है ना। इंक्रीजिंग लेवल में लिखना होता है। तो 51 को मैंने 510 को मैंने प्राइम फैक्टर किया तो ये बनेगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए सिमिलरली आपको 92 को ब्रेक करना है, तो 92 को ब्रेक करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये 92 को जैसे ही मैं करूंगा ना तो 92 को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 23, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज की फॉर्म में ब्रेक किया। अब मैं 510 और 92 का SCM निकालूंगा। तो SCM निकालते समय मुझे ध्यान रखना है कि इन दोनों में कॉमन कितना है। तो देखो HCF किसका बच्चे लोग 510 और 92 का मैं निकालूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि SCF निकालना आपको कॉमन नंबर देखना है। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन आ भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो मिनिमम पावर आपकी यहाँ बनी आएगी, तो 2 इसका SCF हो जाएगा। LCM में आपकी बात करूँ, LCM कितना आएगा, तो LCM निकालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है। ये दोनों कॉमन आ रहा है, इसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहा है तो आप वो भी लेंगे। देखिए यहाँ पे जो 2 कॉमन आया तो उसके ले लो, बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो, 3 5 70 सब लिखो, 3 5 और 17, इसके अलावा 2 और 23 ये भी लिखना है आपको। इस सबके मल्टीप्लाई कर लो। देखिए सबसे पहले मैं किस तरीके लिखूंगा, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 और 15 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 60, ठीक है ना। बाकी कितना बचा 17 बचा और 23 बचा। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले 17 के 23 के, तो 23 और 17 के मल्टीप्लाई में करूंगा 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 3, इन सबको जोड़ लो, ठीक है ना।
3 और 7 टू जा 14 और 2 कैरी, 5 और 14 19, 19 का 9, ठीक है ना, कैरी बचेगा आपका 1, 2 1 2 3, तो इसके मल्टीप्लाई कितनी है 3 9 बना रही है, मतलब 17 की और 23 की मल्टीप्लाई बच्चा लोग कितनी आ गई है 3 9 और 1, ठीक है ना, कितनी आ रही है 3 9 और 1। अब इसके मल्टीप्लाई को ले कितनी आ रही है, देखो जीरो ऐसे रहेगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है ना। आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक मल्टीप्लाई जैसे जैसे आप कर सकते हैं वैसे करें। अब देखिए मुझे निकालना है LHS, मैं इस तरफ लिख सकता हूँ चीज को, मुझे निकालना है LHS। देखिए LHS में क्या लिखा था, मैंने इससे पहली स्लाइड में बताया था, LHS में आपको निकालना है LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF निकालना है। तो LCM इंटू SCF का मतलब क्या है, आपको इसकी मल्टीप्लाई निकालना है। तो बच्चा लोग यहाँ पर LCM कितना है, LCM है 23460, 23460, SCF कितना बच्चा लोग 2, इसके मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये आपका मल्टीप्लाई आ गया LHS का। अब मैं निकालता हूँ बच्चा लोग RHS का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। RHS का मतलब है कि आपको निकालना प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर दे रखे हैं ना इनका हम चेक करते हैं प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इन नंबर्स का प्रोडक्ट। नंबर आपके 510 92, 510 और 92, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। देखिए इसके लास्ट में 0 आ रहा है, 0 लिख लो। 51 और 92 की मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे, 51 और 92, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9 और 5 2 जा 10, 9 और 10 19, कैरी 1, 5 9 जा 45 और 1 46, तो इसका आ रहा है 4692। आपको पता है LHS और RHS दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर LHS और RHS दोनों कैसे हो गए बच्चों लोग, इक्वल हो गए, ध्यान रखना इस बात के लिए। तो यहाँ पर हैंस LHS बराबर आपका क्या आ गया RHS आ गया, और यही आपको प्रूफ करना है, ये आपका क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, LCM निकालो SCF निकालो, LCM और SCF की मल्टीप्लाई करो, फिर जो नंबर्स का आप SCF LCM निकाल रहे हैं इन नंबर्स का आप प्रोडक्ट करो, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इन लोगों ने कि ये आपको प्रूफ करना है, वो आपने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपको निकालना है LCM और SCF अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन नंबर्स का आपको LCM और SCF निकालना है, किसका यूज करेंगे आप लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं, 12 15 और 21, इन सबको सबसे पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3, इससे पहले मैंने आपको बताया था कैसे कैसे आपको करना है। 12 को इस तरीके लिखेंगे और 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, या 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 3 1 टाइम आया है। सिमिलरली 15 को आप लिखेंगे, 15 को आप इस तरीके से 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, तो 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और इसी तरीके से 21 को आप लिखेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो मैं बता सकता हूँ आपके लिए, मैं आपको तो यहाँ से 21 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए SCF कितना होगा, SCF कितना होगा। तो ध्यान रखना SCF निकालते समय मैंने आपको बताया था कि कभी भी इन नंबर्स का आपको SCF निकालना है तो इन तीनों नंबर्स में आपको कॉमन, वो नंबर आपको कॉमन देखना है कि जो तीनों में कॉमन हो, और साथ ही साथ उस नंबर को आपको लेना है कि जिसकी पावर मिनिमम हो। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है किसी में, 3 चेक कर, 3 सब में कॉमन है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, लेकिन हमको वो पावर चाहिए इसकी पावर मिनिमम होती है। तो इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, तो SCF बच्चा आपका 3 हो जाएगा। अब मैं LCM की बात करूं, LCM कितना आएगा, जो कॉमन आ रहा है ना वो तो लेना ही लेना है, ये कॉमन आपको लेना ही लेना है। साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, इनको भी लेना है। अब देखिए 3 4 जा 12, 5 7 जा 35, 12 और 35 की मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 जा 60, 6 कैरी हो गया
और 12 3 जा 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। ये इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चा लोग 3 और एलसीएम कितना आ गया बच्चा लोग इसका 420। यही आपका आंसर है। बस कुछ इतना निकालना है, कुछ नहीं करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ेंगे, मिनिमम पावर वाला कॉमन देखेंगे, वो आपका एचसीएफ होगा। कॉमन वाला तो लिखना ही लिखना है, जो कॉमन नहीं आ रहा उसको ही मल्टीप्लाई में लेना है, तो वो आपका एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं किस तरीके से होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर 17, 23 एंड 29। अगली स्लाइड पे इसको हम देख लेते हैं। 17, 23 एंड 29 क्या है ये 17, 23 एंड 29। सेकंड क्वेश्चन था बच्चा लोग वहां पर 17, 23 एंड 29। इसका निकालना है आपको एलसीएम और एचसीएफ। देखिए 17 को मैं 17 को 1 इंटू 7, लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चा लोग, यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर में लिखना हो तो आपको कहीं 1 नहीं लेना है, कोई 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। 17 को आप 17 ही लिखेंगे और 23 को आप 23 ही लिखेंगे और 19 को आप 19 ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए मैं अगर एचसीएफ की बात करूं बच्चा लोग यहाँ पर, तो एचसीएफ इन सभी नंबर से कितना हो जाएगा, इसका लिखना जरूरी नहीं है, केवल एचसीएफ भी आप लिख सकते, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो एचसीएफ कितना होगा, देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता इसका मतलब ये है कि उसका एचसीएफ बच्चा लोग 1 होगा। और एलसीएम जब आप निकालेंगे, जब एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम के टाइम पर जो नंबर दे रखा है उन नंबर्स को आप कुछ नहीं करना है, उन सब नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 17 और 23 के मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, पहले 17 की और 23 के मल्टीप्लाई कितना, देखो 3 7 या 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14, इन सबको ऐड कर लो, ठीक है ना। तो 14 3 17 टू 19 और 19 का 9 कैरी आपका 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई 3 9 1 हो गई। तो भाई यहाँ पर 17 और 23 के मल्टीप्लाई 3 9 1 और इसके मल्टीप्लाई 19 हो गई। अब आपको इसके मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसके मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, मैं इस 3 9 1 को 300 प्लस 91 लिख सकता हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना है 19। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मैं अपना मेथड यूज कर रहा हूँ वो अपना अपना अलग होता है। देखिए 19 के जब 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 57, तो इसके मल्टीप्लाई करने 5700 आ गया। अब 91 और 19 के मल्टीप्लाई करना है, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81 और 1 1 जा 1, कितना 82 कैरी 8, 1 9 जा 9 और 8 कितना आ जाएगा 1 9 जा 9 और 17, तो इसके मल्टीप्लाई कितनी 17 29 आ गया। इसको आप ऐड कर दो, 9 2 9 2 7 7 14 कैरी 1 6 6 4 2 9, इसके मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 6 4 2 9। ये इसका एलसीएम आ गया। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो एलसीएम कब कैसे निकालते हैं, जो नंबर कॉमन आ रहा है वो भी लेना है, जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी आपको इसमें लेना है। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, एचसीएफ सेकंड क्वेश्चन का बनाएगा और एलसीएम सेकंड वाले क्वेश्चन का कितना आएगा 6429 आएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बढ़ते अगली स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ इन नंबर्स का 9 दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है। देखिए आपको पता है कि क्वेश्चन में आप जानते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना है, वो है कि वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है बच्चा लोग, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। एलसीएम कितना दे रखा है आपको वो निकालना है। एलसीएम को आप एलसीएम ही लिखेंगे, एलसीएम को आप एलसीएम ही लिखेंगे। एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चा लोग, यहाँ पर 9 दे रखा है नंबर्स का, तो 9 को 9 लिखेंगे। फर्स्ट नंबर आपका 306 है और सेकंड आपका 657। तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हैं सिंपलिसिटी में। देखो 306 इंटू 657 अपॉन में ये 9 आ जाएगा, ठीक। देखिए अब ये मैं कैंसिल करूंगा, किस तरीके करना है। देखिए ये 9 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा। देखो 6 और 3 इसका सम 9 आ रहा है, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 1 जा 9 और यहाँ पर 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो इसके 34 आ गया, ऊपर 657
इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है देखते हैं। 6, 5, 7 और 34 की आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4 7 या 28 कैरी 2, 4 5 या 20 और 22 कैरी 2, 4 6 या 24 और ये आपका 26 हो जाएगा। ये आपका 3 7 या 21 कैरी 2, 3 5 या 15 और 2 17 कैरी 1, 6 3 6 या 18 और कैरी का 1 19। इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8। ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ध्यान रखना इस बात के लिए, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ये आपका एलसीएम कितना आ गया 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है, 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर क्रॉस सेकंड नंबर। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता नेक्स्ट आता है, आपको प्रूफ करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए, तो सबसे पहले आपको किस तरीके से करना है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप प्रूफ करने के लिए एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आ जाएं तो आपको करना किस तरीके से, उसके मैं स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, इसको मैं मानता हूं क्या है एक रेश, आपको प्रूफ करना है रेशनल, ठीक है ना। तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल। मैंने माना कि ये क्या है एक रेशनल नंबर है, मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। मैंने माना कि √5 क्या है एक रेशनल नंबर है। अब जब ये रेशनल है तो मुझे पता है कि √5 P ओपन Q फॉर्म में लिखा जाएगा। यहां पर जो P और Q है ना, आपके P एंड Q क्या बेटा, ये को प्राइम, कैसे बेटा लोग, ये को प्राइम है। को प्राइम मतलब P और Q का एचसीएफ होगा। मैंने जब इसको √5 को रेशनल माना तो ये P ओपन Q फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक। अब देखिए मैं इसको ले आता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट P इक्वल टू √5Q, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं, ठीक है ना। इंप्लाइज दैट, मैं इसको लिखूंगा यहां पर स्क्वायरिंग on both side we have, मैंने स्क्वायरिंग कर दोनों तरफ, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा P² इक्वल टू 5Q², और मैं यहां से लिख सकता हूं Q² इक्वल टू P² अपॉन 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 5 P² को डिवाइड करता है तो भाई 5 P को भी डिवाइड करेगा। एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि जब किसी का स्क्वायर कोई नंबर डिवाइड करता है ना तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करता होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि 5 डिवाइड्स इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स P², सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स P। जब P² को 5 डिवाइड करता होगा तो 5 P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं नाउ, इस तरह मैं इस तरफ लिख देना, ठीक है ना, स्पेस नहीं है। अब मैं करता हूं लेट, मैं एक चीज एज्यूम कर रहा हूं, ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको जो नंबर दे रखा है उसको इरेशनल प्रूफ करना है, उस नंबर को आपको रेशनल मानेंगे, हम मानेंगे अपने आप मानेंगे। जब रेशनल है तो P अपन Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जब लिखा जाएगा इसका मतलब क्या है कि P और Q दोनों को प्राइम है, ठीक। ध्यान रखना इस बात के लिए, इसका मतलब है कि P और Q का कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक। अब देखिए हमने सबसे पहले इस यहां तक ले आया मैथमेटिकली, इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया, ठीक। स्क्वायरिंग कर दी तो P² बराबर 5Q², तो Q² बराबर क्या हो जाएगा बेटा P² / 5, इसके अपॉन में जाएगा 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि P² को 5 डिवाइड कर रहा है तो P को भी 5 डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, मैं यहां पर एक चीज अज्यूम कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात के लिए, मैं यहां पर P को 5C अज्यूम करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने P को 5C अज्यूम किया, इस इक्वेशन में मैं रखूंगा इसके लिए, ठीक है ना। लेट 5 बराबर PC, तो मैं करूं
पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करूंगा मैं। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर पुट करा तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के जगह में लिखूंगा 5c का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और अपॉन में क्या बच्चा, ये 5। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर ये आपका जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन में 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा, इससे निकला आपका क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। समझ आ रही बात, 5c स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं यहाँ से c स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन 5। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर ऑल्सो 5 डिवाइड्स क्यू। जब क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो 5 क्यू को भी डिवाइड करता होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या है बेटा, ये सेकंड है। यहाँ पर मैं साफ साफ देख सकता हूँ, यहाँ पर p का फैक्टर 5 है और यहाँ पर q का फैक्टर भी 5 है। इसका क्या मतलब है, हमने क्या माना था, हमने माना था कि p और q को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड से कि यहाँ पर को प्राइम के अलावा इसका फैक्टर 5 भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि p और q के अनदर फैक्टर भी मौजूद है, इस वजह से जो हमने माना वो गलत है, ठीक है ना। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P and Q has common factor 5, ठीक है ना। बट लेकिन हमारा क्या जो मानना गलत है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट, ठीक है ना। सो अवर एजम्पशन क्या, हमारा जो हमने माना वो गलत है। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने गलत माना है, हमने क्या गलत माना है कि √5 रेशनल है, तो इस वजह से हैंस √5 इज क्या है, हमने क्या माना, रेशनल, तो ये गलत है। जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, बच्चा लोग, √5 इज इर्रेशनल। क्या होगा बच्चा लोग, ये इर्रेशनल। हैंस प्रूव्ड, आपको ये प्रूव करना है बस। आइए अभी समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली इस तरीके से करना। अब हमको प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप के लिखेंगे, इसको हम मानते हैं रेशनल। तो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने ये माना कि क्या रेशनल है, ठीक है ना, हमने माना ये क्या है, रेशनल है। अब जब रेशनल है बेटा तो ये नंबर क्या होगा, P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। जब लिखा जाएगा P/Q की फॉर्म में तो ये इक्वल भी होगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है यहाँ पर P और Q क्या बेटा, P and Q आर को प्राइम। ये क्या है, को प्राइम होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इस 3 को इधर ले जाता हूँ, तो 2 √5 बराबर P/Q -3, ठीक है ना। और इधर क्या बचेगा, 2 इधर ले जाओ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको P - 3Q अपॉन में क्या बचेगा, Q। इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है। इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने। अब ये 2 था ना, इसका अपॉन में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, √5, ठीक है ना। ये बात समझ में आया। अब देखिए साफ साफ मैं देख सकता हूँ √5 क्या है यहाँ पर, इर्रेशनल। क्या है, ये इर्रेशनल है। और ये वैल्यू पूरी क्या है, देखो P और Q इंटीजर है, तो इंटीजर में से माइनस इंटीजर करूँगा तो इंटीजर ही मिलेगा, अपॉन में जो किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी इंटीजर मिलेगा। तो ये ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या है, ये वाली, ये बेटा रेशनल है। ये क्या है,
रेशनल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इरेशनल, क्या इरेशनल रेशनल के बराबर हो सकता है? तो आपका आंसर होगा सर नहीं, कभी नहीं हो सकता। भाई इरेशनल, ये वैल्यू इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो क्या इरेशनल रेशनल के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब बिल्कुल नहीं हो सकता, जो हमने माना तो गलत है। भाई जब बराबर नहीं हो सकता तो जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है। क्या एज्यूम किया है? हम लिख सकते हैं जब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमने माना वो गलत है। इसका मतलब है सो वी अज्यूम assumed wrong, हमने गलत एज्यूम किया। सो 3 + 2√5 क्या होगा? इज अ इरेशनल। जो हमने गलत माना क्या था? रेशनल है। जो गलत माना तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है ना, इरेशनल नंबर। यही आपको प्रूफ करना है। जो मैंने स्टेप बताए हैं, आप इन्हीं स्टेप को इसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है ना, इसको इस टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। जो आपके इंटीजर वैल्यू इसको उधर ले गए, उधर ले जाने के बाद जो इसके मल्टीप्लाई में था वो भी उसको हम नीचे ले गए। अब यहाँ पर ये वैल्यू रेशनल है, ये वैल्यू रेशनल है। इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो वह जो हमने माना वो गलत है। इसका मतलब क्या माना हमने? रेशनल। तो जब गलत है तो इसका क्या होगा? ये रेशनल होगा। इतनी सी बात है बस। तो आपको इस तरीके से करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आपको प्रूफ करना है 1/√2 क्या है? इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन मानते हैं, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल। हमने रेशनल माना, ठीक है ना। हम क्या मान के चल रहे हैं? ये रेशनल है। क्या मान के चल रहा है बेटा? ये क्या है? एक रेशनल है। ठीक है ना। क्या है बच्चों लोग? मैंने ये माना कि ये क्या है? 1/√2 ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। जब रेशनल है तो इसका मतलब क्या है कि भाई रेशनल नंबर जो भी होता है वो P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर P और Q क्या है? P एंड Q आर को प्राइम। ये कैसे बच्चा लोग? ये को प्राइम नंबर होंगे ये। ठीक है ना। अब ये को प्राइम है तो जाहिर सी बात है, हमने इसको रेशनल माना है तो ये P/Q फॉर्म में लिखा जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है मैं इसको फ्रैक्शन को उलट देता हूँ Q/P के फॉर्म में। अब मुझे एक बात बताओ भाई, P/Q की फॉर्म में लिखूं चाहे Q/P की फॉर्म में लिखूं, जो ओवरऑल है तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू ही। और जब फ्रैक्शनल है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई ये भी एक रेशनल है और ये क्या इरेशनल है। जब ये एक रेशनल है, अभी हमने प्रूफ किया था कि रूट के अंदर जो प्राइम वैल्यू होती है वो हमेशा इरेशनल होती है। ये क्या बेटा? ये आपका रेशनल है। ये क्या आपका? रेशनल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इरेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात लिखना है आपको। जब इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब जो हमने माना था, एज्यूम किया था, वो गलत है हमारा, है नहीं। सो आवर assumption इज रॉन्ग। जो हमने माना वो क्या गलत है? इज रॉन्ग। क्या माना गलत है? जब हमारा assumption ही गलत हो गया, हमने माना था रेशनल, तो इसका उल्टा क्या होगा? इरेशनल। तो सो 1/√2 क्या हो जाएगा? इज एन इरेशनल नंबर। इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है बस। ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। आपको इस तरीके से करना है। सबसे पहले इसको हम मानते हैं रेशनल है। जब रेशनल है तो P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब P/Q फॉर्म में लिखा गया तो मैं इसको उलट दूं, अगर उलट दिया मैंने तो √2/1 हो जाएगा, तो मैं इसको √2 ही लिखूंगा। ये Q/P की फॉर्म में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, चाहे उसको उलट दो चाहे ऐसे रहने दो, तो रहेगा तो रेशनल ही। ये P/Q की फॉर्म में चाहे Q/P की फॉर्म में, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। ठीक है ना। लेकिन √2 तो एक रेशनल है, Q/P एक रेशनल है, जो कि बराबर नहीं हो सकते। जब बराबर नहीं है इसका मतलब जो हमने माना है ना, जो एज्यूम किया था वो गलत था। जब क्या माना था? रेशनल। तो वह क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आता है 7/√5। आपको ये भी इसी तरीके से करना है, 7/√5 को प्रूफ करना है। अब देखिए, मैं सबसे पहले वही लाइन आपको फिर दोहरानी है, लिखना है लेट अस अज्यूम
let us assume 7 upon root 5 is a रेशनल नंबर। मैं मान के चलता हूं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। मैंने माना कि क्या है, एक रेशनल नंबर है ये वाला। अब रेशनल है बेटा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 7 अपॉन रूट 5 को मैं पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। बिल्कुल बात सही है। यहां पर पी और क्यू क्या है बेटा, पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। अब देखिए यहां पर मुझे कुछ नहीं करना है, रूट 5 को ले जाता हूं मैं, तो रूट 5 पी लिखा जा सकता है, इसको 7 क्यू लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, रूट 5 को यहीं रहने दो, अब पी इसके अपॉन में ले जाओ, 7 क्यू अपॉन पी। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी इरेशनल है। रूट 5 क्या है, इरेशनल। मैंने बताया था रूट के अंदर प्राइम वैल्यू हमेशा इरेशनल होती है, और ये पूरी वैल्यू क्या बच्चा लोग, ये पूरी वैल्यू आपकी रेशनल है। कोई इंटीजर्स का क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने 7 से। अब देखिए यहां से क्या रेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर लिखेंगे रेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, रेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। इसका क्या मतलब है, जो हम मान के चले हैं ना वो गलत हो गया। भाई हमने ये एज्यूम किया ये रेशनल है, जब रेशनल है तो इसका मतलब ये है कि पी अपन क्यू फॉर्म में लिखा गया। अब पी अपन क्यू फॉर्म में लिखा गया, हमने सॉल्व किया, सॉल्व करते देखा कि इधर तो रेशनल बन गया, इरेशनल उस तरफ रेशनल, तो कभी इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है ना वो गलत था, तो हम लिखेंगे सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा जो हमने जो माना वो रॉन्ग है, गलत है। जब गलत है, क्या माना था रेशनल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि 7 अपॉन रूट 5 क्या हो जाएगा बेटा, एक इरेशनल होगा ना कि रेशनल होगा। जो हमने माना तो गलत हो गया ना, गलत क्या है रेशनल, तो क्या सही होगा इरेशनल। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये प्रूफ हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी तरह को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्लाइड आपकी एंड होती हुई ये वीडियो आपकी यहां तक थी। ये आपके रियल नंबर के जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने वो कराने की कोशिश की, बेसिक से लेके अप टू हायर लेवल तक। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।